Good morning students, my name is Nidiksha Kadu from your computer department. Okay, now this is our lecture of programming in C. Now students, in our previous lectures we completed our unit 1, that is program logic development. Okay, so in that lecture we learn about algorithm and flowchart. Okay, so first of all tell me what is algorithm. Now here the algorithm is a step-by-step solution of any problem. Here we have to solve our problem in a given time and with a given data. Okay, so कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास रहेगी उसका स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम. ओके, सो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में बहुत सारे एल्गोरिदम देखे ऑफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारे एल्गोरिदम के एग्जांपल्स देखे. ओके, देन वी लर्न अबाउट फ्लो चार्ट. नाउ टेल मी व्हाट इज फ्लो चार्ट. नाउ हियर द फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इन द प्रोसेस. मतलब जो एल्गोरिदम हम लोग ने लिखे हैं अबाउट अवर प्रॉब्लम उसके हम लोग जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लो चार्ट. नाउ हियर जो फ्लो चार्ट है उसमें हर एक स्टेप को हम लोग डिफरेंट सिम्बॉल से यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं. वो उसमें फॉर एग्जांपल सम स्टैंडर्ड सिंबल है लाइक टर्मिनेटर, प्रोसेस, डेटा, एरो, ओके, डायमंड. दिस आर द सम standard symbols that are used to represent the steps in a flow chart. So ये जो फ्लो चार्ट है उसमें हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट करता है, जो भी हमारा प्रोसेस का फ्लो है वो इंडिकेट करता है. सो ये जो फ्लो चार्ट से हम लोग जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड वी कैन इजीली कम्युनिकेट विद द अदर टू एक्सप्लेन अवर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट. So these two topics we covered in our last unit, that is algorithm and flowchart. Okay, now today we are going to start our second unit, that is basics of C programming. So in this lecture we learn about what is introduction to C, then history of C and general structure of C programming. So these are the topics that we are going to cover in our second यूनिट. बेसिकली जो हमारा सेकेंड यूनिट है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी हमारा सी प्रोग्राम है उसका इंट्रोडक्शन, देन डिफरेंट डेटा कॉन्सेप्ट, मतलब कौन कौन से डेटा अवेलेबल है इन वो सी, दैट इज़ कीवर्ड है, आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, कांस्टेंट. ओके, तो उसके बारे में पढ़ेंगे. देन वी लर्न अबाउट इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, ओके, using our printf and scanf function. So these all the topics that we covered in our unit 2. From this topic today we are going to learn about this introduction about our C. Okay, so first of all हम लोग देखते हैं कि C प्रोग्राम क्या होता है. तो C क्या है? C is a high level general purpose structure programming language. Now the instruction of C consists of terms that are very closely same to the algebraic expression and consist of certain English keyword such as if, else, for, do, while. Okay, so basically C क्या है? C एक हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वो क्या है? हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. और जो सी में हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं वो बेसिकली क्या होता है, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं और दूसरा क्या होता है कि उसमें इंग्लिश के सम कीवर्ड्स रहते हैं. फॉर एग्जांपल कौन से कीवर्ड हो गए उसमें, आपके कीवर्ड फॉर एग्जांपल है ईफ है, एल्स है, फोर, डू, वाइल. ये सारे कीवर्ड्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं इन आवर सी प्रोग्रामिंग. ओके, नाउ ये जो C है, now this is consist additional feature that allow it to be used at a lower level string as a bridge between the machine level and high level language. now ये जो क्या है हमारा C लैंग्वेज है उसका एक एडिशनल फीचर है. वो कौन सा फीचर है कि वो अलाउ करता है कि जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज है, ओके, उसके बीच में वो क्या बनता है, एज अ ब्रिज, and that is the bridge between our machine level language and a higher level
language. Okay. Now, this C allows to be used for system programming as well as for application programming. ओके तो ये सी लैंग्वेज कहाँ पे यूज़ होता है बेसिकली जो सी लैंग्वेज है वो यूज़ होता है फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोग्रामिंग मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को लिखना है देन वी कैन यूज़ दिस सी प्रोग्रामिंग देन दूसरा क्या है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि ऐसे प्रोग्राम आप लोग को लिखना है जो उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे हैं या ऐसा कोई प्रोग्राम लिखना है फॉर बिल कस्टमर्स देन वी कैन यूज़ दिस सी प्रोग्रामिंग ओके ना ये जो सी प्रोग्राम है इट हैज़ अ स्मॉल इंस्ट्रक्शन सेट उसके बाद बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट है और through it include extensive library function which enhance the basic instruction. देखो यहाँ पे जो भी हमारा सी प्रोग्रामिंग है उसके बाद बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शन है और उसके साथ वो क्या करता है इट कैन बी यूज द लाइब्रेरी फंक्शन ये जो लाइब्रेरी फंक्शन है उससे क्या होता है कि जो भी सी प्रोग्रामिंग की इंस्ट्रक्शन है वो एनहेंस करता है सो yeah this another important characteristic of C is that its program are highly portable. Now what do you mean by portable? पोर्टेबल का मतलब क्या है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं सो ये जो सी प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो पोर्टेबल है और जैसे सी प्रोग्राम है जिसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं सो वी कैन एग्जामिन मतलब जो हमारा सी प्रोग्राम रहेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिबग कर सकते हैं डिबगिंग का मतलब क्या है कि उसके कोड को हम लोग एग्जामिन करते हैं बिफोर वे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन मतलब कोई भी सी प्रोग्राम रहेगा उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे उससे क्या होगा कि जो भी उसमें एरर है वो हम लोग अनकवर कर सकते हैं ओके उसके जो भी एरर्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो ये कंपाइलर क्या रहता है बेसिकली द कंपाइलर यूजुअली कॉम्पैक्ट एंड दे जनरेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दैट आर स्मॉल एंड हाईली efficient so you can imagine that the lowest level language are machine language that computer understand and execute directly देखो यहाँ पे जो बेसिकली एक कंपाइलर क्या रहता है कि कंपाइलर एक ऐसा वो क्या करता है कि जो भी हमारी हायर लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है तो पहले हम लोग जानते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है तो मशीन लैंग्वेज क्या होती है कि वो ज़ीरोज़ एंड वंस में रिप्रेजेंट होती है और ऐसी लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसको क्या बोलते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज और वो एग्जीक्यूट होती है डायरेक्टली और हायर लेवल लैंग्वेज क्या है कि हायर लेवल लैंग्वेज आर द क्लोज़र टू आवर ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वैसे फॉर एग्जांपल आपकी सी है जावा है वो क्या है हायर लेवल लैंग्वेज है ओके सो बेसिकली सी प्रोग्रामिंग क्या है कि सी प्रोग्राम जो है सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है ओके then और नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लेवल ऑफ लैंग्वेज मतलब पहले कौन सी लैंग्वेज आती है एंड देन दिस इज द लेवल ऑफ आवर लैंग्वेज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट इज द मशीन लैंग्वेज क्या है वो बाइनरी कोड्स होते हैं वो ज़ीरोज़ एंड वंस में रिप्रेजेंट होते हैं और ये मशीन लैंग्वेज जो है वो कौन अंडरस्टैंड करता है हमारा कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज कौन अंडरस्टैंड करता है कंप्यूटर सो ये जो मशीन लैंग्वेज जो होती है वो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है ओके देन उसके बाद आती है हायर लेवल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल है सी तो सी में क्या रहता है कि जो हमारे उसमें इंग्लिश के कीवर्ड भी यूज़ होते हैं फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी यूज़ होते हैं तो देखो यहाँ पे इफ़ लाइन नॉट इक्वल टू बिजी तो हम लोगों को क्या करना है कनेक्ट इंटरनेट एल्स वेट फॉर 5 सेकेंड तो ये क्या हो गया हमारा हाई लेवल लैंग्वेज इसमें हम लोग ने इंग्लिश के कीवर्ड भी यूज़ किए
और एक्सप्रेशन भी यूज़ किए। ओके, देन उसके बाद आती है ह्यूमन लैंग्वेज, मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने हाई लेवल में जो स्टेटमेंट लिखा है, ओके, कौन सा स्टेटमेंट है, इफ लाइन नॉट इक्वल टू बिजी देन कनेक्ट इंटरनेट एल्स वेट 5 मिनट्स। तो उसको हम लोग कैसे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं, देखो यहाँ पे, इफ़ द लाइन इज़ नॉट बिजी कनेक्ट टू द इंटरनेट एल्स वेट। ओके, तो ये क्या है, एक ही स्टेटमेंट है हमारा। कौन सा स्टेटमेंट है, इफ़ द लाइन इज़ नॉट बिजी कनेक्ट टू द इंटरनेट एल्स वेट। यही स्टेटमेंट को हम लोग ने हाई लेवल में रिप्रेजेंट किया और उसी को हम लोग ने मशीन लेवल में भी लैंग्वेज में यूज़ किया, तो उसका तीनों का रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाता है। मशीन लेवल यूज़ करता है ओनली ज़ीरोज़ एंड वंस, हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश के कीवर्ड्स भी यूज़ होते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी यूज़ होते हैं। और ह्यूमन लैंग्वेज में जो नॉर्मल हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ करते हैं वो। ओके, दो दिस इज़ द लेवल ऑफ लैंग्वेज, लो टू हाई। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी। सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। सो सी वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड इन द 1970s बाय डेनिस रिच एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज आईएनसी। देखो कि सी लैंग्वेज कब इंट्रोड्यूस हुआ था और कब डेवलप हुआ था, वो डेवलप हुआ था इन 1970। कब डेवलप हुआ था, इन 1970। और वो किसने डेवलप किया था, डेनिस रिच। ओके, सो और ये कहाँ पे डेवलप किया था उन लोग ने, इन अ बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज। ओके, सो ये रिच कॉल हिज न्यूली डेवलप्ड लैंग्वेज सी सिंपली बिकॉज देयर वाज अ बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी। देखो यहाँ पे कि ये डेनिस रिच जो है उन्होंने ये सी प्रोग्रामिंग डेवलप किया, तो उन्होंने क्यों इसका नाम सी रखा है, क्योंकि उससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी वहाँ पे अवेलेबल, दैट इज़ अवर बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलरेडी वहाँ पे बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल थी, इसलिए उन्होंने जो नई लैंग्वेज डेवलप की उसका नाम उन्होंने क्या रखा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो समझ में आया व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी। सी दैट इज डेवलप्ड इन 1970s और किसने डेवलप किया था, डेनिस रिच। और वहाँ पे पहले से बी लैंग्वेज अवेलेबल थी, दैट्स वाई he put his name C programming language. Okay, now what is the general structure of C program? C program का जनरल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, here first of all what you have to use, you have to follow this structure for write any C program। मतलब कोई भी C program जब भी आप लोग लिखते हो तो आप लोग को ये स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, हेडर फाइल। जब भी कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हो तो फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, हेडर फाइल। उसके बाद क्या आता है, वॉइड मेन। ओके, देन इन कर्ली ब्रैकेट यू हैव टू वेरिएबल डिक्लेरेशन, मतलब जितने वेरिएबल आपके प्रोग्राम में लग रहे हैं ये वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये सारा हम लोग ने फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम में देखे थे। प्रोग्राम क्रिएट करने से पहले हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फिर आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो ये जो वॉइड मेन के अंदर में जो कर्ली ब्रैकेट रहेगा वहाँ पे आप लोग को आपके प्रोजेक्ट का प्रोग्राम का कोड लिखना है। ओके, सो ये क्या था, जनरल स्ट्रक्चर है हमारा सी प्रोग्रामिंग का। तो पहले हम लोग ने देखा फर्स्ट आप लोग को क्या लिखना है, हेडर फाइल। ओके, तो ये हेडर फाइल क्या है, सो हेडर फाइल क्या है, this header file, so C program require use of some library function which are introduced in some header file। देखो यहाँ पे कि पहले हम लोग ने बताया कि C पे के पास बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शन सेट है। ओके, तो इसके लिए वहाँ पे सब लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो ये जो लाइब्रेरी फंक्शंस है उससे C के इंस्ट्रक्शन एनहेंस होते हैं। ओके, तो हेडर फाइल में क्या रहते हैं कि सी के लिए जो भी ज़रूरी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो किस में इंक्लूडेड रहते हैं, इन अ हेडर फाइल। सो सी जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ करता है
वो किस में इंक्लूडेड रहते हैं? इन अ हेडर फाइल. So when a C program is using some library function, we have to include the header file which contain them. So मुझे भी C कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करता है, ओके, तो आप लोग को वो लाइब्रेरी फंक्शन जो भी हेडर फाइल में स्टोर होगा वो हेडर फाइल आप लोग को वहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल C प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम लोग को स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो हम लोग कौन सा लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ करेंगे? strlen. तो ये strlen जो है वो कौन सी हेडर फाइल में इंक्लूडेड है? string.h हेडर फाइल में. तो ये string.h हेडर फाइल जो है वो हम लोग को इंक्लूड करनी पड़ेगी हमारे प्रोग्राम में. तो हम लोग को कौन सा हेडर फाइल इंक्लूड करनी है कि जो लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो लाइब्रेरी फंक्शन जिस भी हेडर फाइल में स्टोर होगा वो हेडर फाइल हम लोग को हमारे सी प्रोग्राम में इंक्लूड करनी है. सो जो है हेडर फाइल है दैट कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बाय मीन्स ऑफ हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव. तो हेडर फाइल हम लोग कैसे इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम में? तो हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा? पहले लिखो हैज़ इंक्लूड, फिर फॉर एग्जांपल string.h आपकी हेडर फाइल का नाम है तो आप लोग लिखेंगे इन ब्रैकेट string.h. ओके, तो देखो यहाँ पे हेडर फाइल के एग्जांपल दिए हैं stdio.h, देन math.h, conio.h, dust.h. ये क्या है? एग्जांपल है इसके हेडर फाइल्स के. ओके, सो बेसिकली हेडर फाइल में क्या रहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस. और जो लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं वो लाइब्रेरी उसके रिलेटेड हेडर फाइल हम लोग को हमारे प्रोग्राम में स्टोर करनी. और आप लोग को क्या करना है यहाँ पे? हाँ, फॉर एग्जांपल हेडर फाइल आप लोग को इंक्लूड करनी है तो आप लोग को कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करेंगे? हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव्स. ओके, नाउ दिस फाइल शुड बी इंक्लूडेड एज. ये फाइल आप लोग को इंक्लूड करनी है तो कैसे लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट हैज़ इंक्लूड, देन ये जो आपका ब्रैकेट रहेगा उसमें stdio.h. ओके, देन नीचे लिखो हैज़ इंक्लूड conio.h. तो इससे क्या होगा? जो stdio.h और conio.h जो हेडर फाइल्स है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगी. सो हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम फर्स्ट. पहले आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेट में क्या करना पड़ेगा आपको? जब भी आप लोग आपका प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट आप लोग को आपके प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी. फर्स्ट क्या करना है आपको? इंक्लूड द हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम. ओके, तो समझ में आया? फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या था? हेडर फाइल्स. जो हमारे एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है तो पहले हम लोग को क्या इंक्लूड करना है? हेडर फाइल्स. तो हेडर फाइल्स क्या है? उसमें लाइब्रेरी फंक्शन स्टोर होते हैं और उसको कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं? बाय यूजिंग हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव्स. ओके, देन नेक्स्ट हम लोग ने देखा स्टेटमेंट दैट इज वॉइड मेन. तो वॉइड मेन क्या होता है? ना वॉइड मेन इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर सी स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. वॉइड मेन फंक्शन क्या है? जहाँ से हमारा सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. सो ऑल द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड स्टेटमेंट शुड बी रिटन इनसाइड द मेन. देखो यहाँ पे वो वॉइड मेन जो है वो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है हमारे सी प्रोग्रामिंग का और इम्पोर्टेंट फंक्शन है. क्यों? क्योंकि हमारे जो भी सी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है? वॉइड मेन से. कहाँ से स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन? वॉइड मेन से. ओके, सो यहाँ पे देखो कि जो भी वेरिएबल्स हम लोग को यूज़ करने हैं और जो भी स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम के वो हम लोग को किसके अंदर लिखने हैं? मेन फंक्शन के अंदर लिखने हैं. और जो मेन फंक्शन रहेगा वो स्टार्ट होता है ओपनिंग कर्लिंग ब्रैकेट से और वो क्लोज होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट से. ओके, सो ये जो वॉइड मेन है वो कब हम लोग को लिखना है? आफ्टर वर हेडर फाइल्स. तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सी प्रोग्राम, जब भी कोई भी सी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को हेडर फाइल लिखना है. उसके बाद आता है हमारा वॉइड मेन फंक्शन. वॉइड मेन फंक्शन क्या है? जहाँ से हमारा सी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और उसके अंदर हम लोग जो भी वेरिएबल यूज़ करने वो डिक्लेयर करेंगे. जो भी स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम के वो सारे हम लोग लिखेंगे इनसाइड दिस कर्ली
इनसाइड इज void main. ओके, और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स. उसमें कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं. देन नेक्स्ट है वेरिएबल डिक्लेरेशन. ना वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगा कि all the variables used in our program should be declared along with their data type in this beginning of the program itself inside the void main. देखो यहाँ पे कि जितने भी वेरिएबल हम लोग को हमारे प्रोग्राम में यूज़ करने हैं वो सारे वेरिएबल हम लोग को प्रोग्राम के स्टार्टिंग में डिक्लेयर करने हैं. ओके, और उसके साथ वो वेरिएबल के डिक्लेरेशन के साथ उसका डेटा टाइप रहेगा कि कौन से टाइप का वो वेरिएबल है. और C does not allow variable declare after the execution of the statement. So keep in mind that all the variable are to be declared first. देखो फॉर एग्जांपल आप लोग ने पहले प्रिंट वेरिएबल ए, आप लोग ने पहले वेरिएबल ए को प्रिंट करवाया है, उसके बाद उसको डिक्लेयर करेंगे तो ऐसा C में अलाउ नहीं होगा, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगी. तो जब भी कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू डिक्लेयर योर वेरिएबल, आफ्टर दैट यू हैव टू एग्जीक्यूट योर स्टेटमेंट. इसीलिए जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है सी प्रोग्रामिंग में वो सबसे पहले होते हैं. कब होता है? ना प्रोग्राम के बिगनिंग में होता है. ओके, कब होता है? प्रोग्राम के बिगनिंग में. द नेक्स्ट है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या होता है? ऑल द एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट शुड कम आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल. सो इट डज नॉट अलाउ डिक्लेयर अ वेरिएबल वन स्टेटमेंट आर रिटन इन द प्रोग्राम. देखो यहाँ पे कि जो भी स्टेटमेंट है हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का वो हम लोग को लिखना है आफ्टर वेरिएबल डिक्लेरेशन. ओके, सो जब भी कोई भी सी प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं तो पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे. ओके, और वेरिएबल हम लोग स्टेटमेंट लिखने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग के प्रोग्राम के स्टेटमेंट आएंगे. ओके, सो ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का. फर्स्ट आता है उसमें हेडर फाइल, देन आता है void main फंक्शन, देन योर वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड देन द स्टेटमेंट. ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है हमारे सी प्रोग्राम का. तो फर्स्ट यहाँ पे यूज़ किया है हेडर फाइल, दैट इज अवर हैज़ इंक्लूड stdio.h. ओके, दैट इज अवर हेडर फाइल. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है void main. void main स्टेटमेंट है वो क्या है? हमारा मेन फंक्शन. देन उसके बाद ओपनिंग करली ब्रैकेट. हम लोग ने देखा कि जो हमारा void main फंक्शन है वो स्टार्ट होता है विद ओपनिंग करलिंग ब्रैकेट. देन उसके बाद है वेरिएबल डिक्लेरेशन. यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ किए, दैट इज इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी, फ्लोट सी. ओके, एंड डबल डी, दैट इज 4 वेरिएबल. ओके, 4 वेरिएबल यूज़ किए तो क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन. देन उसके बाद है एग्जीक्यूशन. तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में हम लोग ने क्या किया है? डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. देन आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिंट योर एडिशन, दैट इज द एडिशन इज %f_d. और लास्ट में आपका आता है क्लोजिंग करली ब्रैकेट. वो क्या है? हमारा जो भी हम लोग ने मेन फंक्शन स्टार्ट किया था उसका क्लोजिंग है, दैट इज क्लोज बाय क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स. ये सिंगल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम किसके अकॉर्डिंग है? जो भी हम लोग ने स्ट्रक्चर देखा सी के उसके अकॉर्डिंग है. पहले आता है हेडर फाइल, मेन फंक्शन, वेरिएबल डिक्लेरेशन, देन स्टेटमेंट. तो ये जो हम लोग ने स्टेटमेंट देखा उसमें हम लोग ने फर्स्ट लाइन थी हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव, जो हेडर फाइल. तो वो क्या है? यहाँ पे देखो, यू सी द अबव प्रोग्राम दैट लाइन स्टार्ट विद द सिंबल दैट इज हैज़ which is followed by include. So in C has include from a pre-processor directive. has को क्या has include को क्या बोलते हैं? that is called as a pre-processive directives. okay, और
वो उसका यूज़ क्या है कि दैट टेल द सी प्रोसेसर टू लुक दैट द फाइल एंड प्लेस द कंटेंट ऑफ दैट फाइल इन द लोकेशन वेयर द हैज़ इंक्लूड डायरेक्टिव इंडिकेट। तो यहाँ पे क्या रहेगा कि नाउ यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हैज़ इंक्लूड है उसको क्या बोला हम लोग ने, दैट इज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। वो क्या करेगा कि उसके पीछे जो भी stdio.h जो हमारी हेडर फाइल है उसमें जो भी फाइल्स रहेगी वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगी। तो जो ये प्री प्रोसेसर है वो बेसिकली क्या करता है कि जब भी हमारा सी कंपाइलर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा उसके पहले वो क्या करता है, सम प्रिपरेशन करता है कि वो जो भी फाइल्स रहेगी वो प्रोग्राम इंक्लूड कर देगा। ओके, तो यहाँ पे कौन सी हेडर फाइल यूज की है, दैट इज stdio.h हेडर फाइल। नाउ stdio.h का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, और उसका बेसिकली यूज़ क्या रहेगा, नाउ ये जो stdio.h फाइल है वो क्या करता है कि वो इनपुट आउटपुट फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर आवर सी प्रोग्राम्स। ओके, सो ये जो हैज़ इंक्लूड है उसको क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और वो बेसिकली क्या करता है कि जो भी उसके पीछे जो भी हेडर फाइल रहेगी उसमें जो भी फाइल्स है वो हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। ओके, सो समझ में आया व्हाट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट यू हैव टू use our header file. Okay, then you have to use a main function, opening curly bracket, variable declaration, executable statement, then you have to and last close your function. Okay, so आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ अवर सी प्रो लैंग्वेज, देन व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज एंड जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर सी लैंग्वेज। ओके, तो सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज इज़ अ हाई लेवल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग language that is developed in 1970 by Dennis Rich. Okay, so this all the topics we covered in our today's lecture. I hope you all understand our today's topic. Thank you.